Hi everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting and today we are going to learn about again financial assets. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि amortized cost मॉडल के थ्रू किस तरीके से फाइनेंशियल एसेट को क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से कैलकुलेशन होती है, ये हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। और आज हम देख रहे होंगे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के थ्रू किस तरीके से कैलकुलेशन होती है और किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज की बनती हैं फाइनेंशियल एसेट की एज पर IFRS 9। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं ड्यूरिंग द वीडियो। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो फिर आप तक पहुंच पाएगी। तो आए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे कि मैंने कहा कि ऑलरेडी कि हमने अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नंबर 34 नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और ये वीडियोस जो भी हैं ये सारी F7 यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो स्किल्स मॉडल का पेपर है ACCA का, उसके लिए हैं मोस्टली। वैसे भी आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं लेकिन ये मोस्टली उस पेपर को टारगेट कर रही हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के थ्रू हम इसको समझते हैं और किस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो वहाँ सिनारियो क्रिएट करेगा। हाँ, यहाँ पर भी हम छोटा सा सिनारियो क्रिएट कर लेते हैं कि एक फाइनेंशियल एसेट था जिसकी जो फेयर वैल्यू थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। जो भी फेयर वैल्यू होती है उसके अंदर हर चीज बिल्ट इन होती है। तो फेयर वैल्यू तो फाइनेंशियल एसेट हमें दी गई है $100,000, ट्रांजेक्शन कॉस्ट दी गई है $10,000। अच्छा, कुछ अरसे बाद यानी कि 1-2 साल बाद, मैंने इधर टाइमलाइन मेंशन नहीं की है लेकिन हम अज्यूम करें 1-2 साल बाद क्या हुआ है कि फेयर वैल्यू द एसेट बिकम्स $120,000, यानी कि फेयर वैल्यू चेंज हो गई है फाइनेंशियल एसेट की, क्योंकि हमने फाइनेंशियल एसेट्स परचेज किए हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने परचेज किए हैं और नॉर्मली हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। तो उसकी जो फेयर वैल्यू है वो बढ़कर कितनी हो गई है $120,000। ठीक है, ये हमने ले ली और उसके बाद हमने क्या कर दिया है, इसको सेल कर दिया है फाइनेंशियल एसेट को या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है ये। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि ये हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेज किया है, परचेज्ड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ताकि आप लोगों को याद रहे। सही जी। अच्छा जी, तो हम इसकी देख लेते हैं किस तरीके से होती है कि जो भी फेयर वैल्यू थ्रू की जो भी पीएनएल की ट्रांजैक्शन होगी, फेयर वैल्यू मूवमेंट होगी, वो कहा जाती है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो जितनी मूवमेंट होगी वो पीएनएल में जाएगी। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है वो एक एक्सपेंस है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आपका कहाँ जा रहा होगा, पीएनएल में। इसका मतलब ये हुआ कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पीएनएल में जाएगी और जो आपकी जो फेयर वैल्यू मूवमेंट होगी वो भी पीएनएल में जाएगी। सही है, तो इनिशियल रिकग्निशन जब भी कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल एसेट को डेबिट करेंगे 100,000 से, क्योंकि फेयर वैल्यू तो फाइनेंशियल एसेट थी 100,000, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को $10,000 से डेबिट करेंगे क्योंकि ये भी पीएनएल में जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, चाहे ये मॉडल हो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जितनी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हैं वो पीएनएल यानी एज ए एक्सपेंस हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई आईएफआरएस ने कोई ट्रीटमेंट दी हो। अच्छा, बैंक को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक से हमारे पैसे गए हैं। ठीक है, बैंक से हमारा आउटफ्लो हुआ है तो हमने बैंक को क्रेडिट किया है, पीएनएल एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया और फाइनेंशियल एसेट को हमने डेबिट किया है। तो इस तरीके से इनिशियल रिकग्निशन होती है फिर थ्रू पीएनएल में। फिर क्या हुआ, चेंज इन द फेयर वैल्यू हो गई। फाइनेंशियल एसेट को हमने 20,000 से डेबिट किया, पीएनएल को क्रेडिट किया 20,000 से। क्यों, 120,000 से जो है हमारा फाइनेंशियल एसेट बढ़ गया था, फेयर वैल्यू उसकी $120,000 हो गई थी। हमने इनिशियली कितने में रिकॉर्ड किया था, 100,000 पे। इसमें हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैलकुलेट मिलाकर नहीं देखेंगे, हम सिर्फ फाइनेंशियल एसेट को देखेंगे कि वो कितने पे हमने रिकॉर्ड किया था और अब वो कितने पर आ गया है। तो देखा जाए तो ये आ चुका है $20,000 पे। तो हमारी जो भी मूवमेंट होती है वो पीएनएल में रिकॉर्ड होती है क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रिकॉर्ड कर देंगे। और इस तरीके से हमारी चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट या परचेज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की रिकॉर्ड हो जाएगी पीएनएल के अंदर। ठीक है, अब आ गया बेचने का टाइम। ठीक है, हमने एसेट को बेचना है। एट द टाइम ऑफ सेल हमने क्या करना है, ऑब्वियसली सेल कितने पे हुई है, जितने पे हमने फाइनेंशियल एसेट बेचा है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शेयर्स बेच दिए। फॉर एग्जांपल $140,000 के हमने शेयर्स बेचे हैं या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बेचे हैं, तो बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक में हमारा पैसा आएगा। फाइनेंशियल एसेट को $120,000 से क्रेडिट करेंगे। क्यों,
देखें, फाइनेंशियल एसेट हमने $100,000 पे पहले रिकॉर्ड किया था, फिर ये बढ़कर $120,000 पर आ गया, तो यानी हमारी बुक्स के अंदर फाइनेंशियल एसेट जो है वो $120,000 पर है, तो यानी कि उसकी बुक वैल्यू $120,000 है, तो हम फाइनेंशियल एसेट को $120,000 से क्रेडिट करेंगे। सही है जी। और जो भी गेन और लॉस होता है वो हम पीएनएल में ही रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी पीएनएल में जा रही है, फेयर वैल्यू मूवमेंट भी पीएनएल में जा रही है, और अगर गेन और लॉस ऑन सेल आ रहा है तो वो भी हमारा पीएनएल में जाता है। और मजे की बात यह है कि कोई भी स्टैंडर्ड हो उसमें कोई भी एसेट बिक रहा होता है या बेचा जा रहा होता है तो उसके गेन और लॉस पीएनएल में ही रिकॉर्ड होते हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकेशन या स्पेसिफाई किया हो। ठीक है जी। तो ये था हमारा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। आई थिंक वेरी वेरी इजी और आपको समझ में भी आया होगा। एग्जाम में आपने फेयर वैल्यू ढूंढनी है, फेयर वैल्यू ढूंढने के बाद उसकी मूवमेंट को ढूंढना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, और अगर कोई सेल हो रही है तो उसको भी आइडेंटिफाई करना है, और इस तरीके से काउंटिंग एंट्रीज बनाने की कोशिश करना है। हो सकता है एग्जाम में F7 लेवल पे आपसे एरर की ट्रांजैक्शन पूछे, वो एरर कर दे पहले से, ठीक है, और एरर को करेक्ट करवाए। हो सकता है इतना सीधा सीधा तरीके से जिस तरीके से हमने किया है इस तरीके से वो ना करवाए, क्योंकि ये तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, लेकिन वो आपसे एरर की ट्रांजैक्शन करा सकता है कि वो कोई एरर कर दे और वो बोले कि इसको करेक्ट करो। ठीक है, तो आपने देखना है कौन सा एरर है, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, एरर ऑफ कोई और एरर है, मतलब ये आपने आइडेंटिफाई करने की कौन सा एरर है और उसके हिसाब से फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल को ट्रीटमेंट करनी है। तो अगर आपको ये ट्रीटमेंट आती होगी तो उसी हिसाब से आपने एरर की भी ट्रीटमेंट करनी होगी। अब आते हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे। सिमिलर एग्जांपल नंबर 3 पर हम अप्लाई कर रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को। अगेन अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो चेंज है जो इन दोनों में है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं होगी इन केस ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, वो फाइनेंशियल एसेट के अंदर कैपिटलाइज हो जाएगी। ये इसमें बहुत बड़ा चेंज है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि फेयर फाइनेंशियल एसेट के अंदर कैपिटलाइज हो जाती है, ओसीआई में रिकॉर्ड हो जाती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन केस ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। बैंक उसी तरीके से 110,000 से क्रेडिट होगा, यहाँ पे भी 110,000 से क्रेडिट हो रहा था। जितनी भी मूवमेंट है ओसीआई में जाएगी ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे नोट डाउन जरूर करी होगी अगर आप गौर से वीडियो को देख रहे हैं, कि मैंने क्या किया हुआ है कि फाइनेंशियल एसेट यहाँ पर जब चेंज इन वैल्यू हो रही थी $20,000 से हुई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने कितने से की है, $10,000 से सिर्फ। सही है, $10,000 से सिर्फ क्रेडिट की है, मतलब डेबिट किया है फाइनेंशियल एसेट को, और ओसीआई को $10,000 से क्रेडिट किया है। रीजन रीजन ये कि आपने एसेट कितने में रिकॉर्ड किया था, 110 पे, तो मूवमेंट भी दोनों में चेंज कितने का आया, ऑल दो फाइनेंशियल एसेट 120 पे गया है, लेकिन मैंने फाइनेंशियल एसेट को यहाँ पे मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कराया हुआ है, इस वजह से 110,000 हो रहा है, तो मैं इसको काउंट भी 110,000 से करूंगा और फाइनेंशियल एसेट को सिर्फ 10,000 से इंक्रीज करूंगा। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट यहाँ पर बिल्ट इन हो जाती है, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, ओसीआई में रिकॉर्ड होती है। बाकी ये वाली जो आपकी ट्रांजैक्शन है सेल वाली, सेम बनेगी जैसे फेयर थ्रू पीएनएल के अंदर बनती है, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि गेन और लॉस आपका पीएनएल में ही जाता है, ओसीआई में कभी भी नहीं जाता। तो मेरे ख्याल में ये दोनों आपको फेयर थ्रू पीएनएल भी समझ में आ गया होगा, उसे भी समझ में आ गया होगा, और अमोर्टाइज कॉस्ट भी मैंने समझा दिया है। तो आपने क्या करना है, लास्ट वीडियो देखनी है अमोर्टाइज कॉस्ट वाली, उससे पहले वाली भी सारी वीडियोस देख लेनी है, और फिर ये वीडियो भी देखनी है, फिर आपके पास एक तरह से कंपाइल हो जाएंगी चीजें, आपके पास तीनों मॉडल की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली एक साथ आ जाएगी। अच्छा, एक मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस पॉइंट बता रहा हूँ जो कि बहुत सारे टीचर्स क्लासेस में F7 लेवल पे ख़ास तौर पे नहीं बता रहे होते, जो कि बताना मेरे ख्याल में ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा भी ये कह लें ब्लर है, थोड़ा सा भी आपकी क्लियरिफिकेशन नहीं है कि कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है, क्योंकि IFRS 9 इज़ अ वेरी डिफिकल्ट स्टैंडर्ड, तो आपको SBI लेवल पे या फिर प्रैक्टिकली जब आप जाएंगे तो उस पर भी प्रॉब्लम होती है, और आप सिर्फ इसमें रहते हैं कि अब वो सही था F7 लेवल पे या SBI लेवल पे। तो आपने ये कन्फ्यूजन नहीं करनी है, आपने मेरी वीडियोस देखनी है, तो मैं आपको कंफ्यूज होने दूंगा ही नहीं। तो देखें, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि 3 मॉडल्स हैं बेसिकली फाइनेंशियल एसेट को ट्रीट करने के, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ऐसा ही है, देखें फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के लिए सीधा सीधा रूल है,
इनिशियली रिकॉर्डेड, ये जो इनिशियल हमने रिकॉर्ड किया था, ये रहा इनिशियली, ये हमने इनिशियल रिकग्निशन की थी। तो ये क्या कह रहा है, इनिशियली रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू विद एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिकॉर्डेड इन P&L। सिंपल, जो भी रिकॉर्ड होगा वो फेयर वैल्यू पे होता है। एसिड की फेयर वैल्यू पे फाइनेंशियल एसेट को हमने 1 लाख से डेबिट किया था, सही है जी। अच्छा, अब बात करते हैं फेयर थ्रू ओसीआई और अमोर्टाइज कॉस्ट को। इसमें IFRS 9 कहता है कि इनिशियली रिकॉर्ड होता है कॉस्ट पे, और ये कॉस्ट क्या होती है, बेसिकली ये होती है पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सही है, पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज बेसिकली योर कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपने बातें याद रखनी है। दिस इज अ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली पूछे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि फेयर वैल्यू थ्रू P&L के अंदर फाइनेंशियल एसेट इनिशियली रिकॉर्ड होता है फेयर वैल्यू पे, जबकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और अमोर्टाइज कॉस्ट में इनिशियली रिकॉर्ड होता है कॉस्ट पे। और कॉस्ट का मतलब क्या है, पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और अगर इसके मजीद डिटेल में जाएं तो पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट बेसिकली कहलाता है फेयर वैल्यू। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है और अमोर्टाइज कॉस्ट है वो बेसिकली फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर रिकॉर्ड होता है, ये भी कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स मतलब पार वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसको मैं येलो कर रहा हूँ, इज बेसिकली योर फेयर वैल्यू इन केस ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एंड अमोर्टाइज कॉस्ट। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी और ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मेरे ख्याल में इतने मुश्किल नहीं हैं। तो वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, कमेंट्स हैं, आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में या आप मुझसे अलग भी मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर रहा होता हूँ, उसमें भी कर सकते हैं, और कमेंट में भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको आंसर करूँगा। तो आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।